हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे फिजिकल वर्ड, जिसके अंदर हमने यह देखे कि साइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है और दूसरा टॉपिक हमने पढ़े थे साइंटिफिक मेथड। आज के लेक्चर में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की क्या क्या ब्रांचेस है, साइंस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, इनकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। थर्ड है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स मीन्स फिजिक्स के अंदर फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसके बारे में हमको 11th-12th क्लास में स्टडी करना है। और लास्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स ऐसे प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका यूज हम फिजिक्स में किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करना है, हम फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लेते हैं। जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे मेनली। तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं Physics is the branch of science in which we study about any natural phenomena with the help of basic law of nature. That means physics साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने वाले हैं with the help of बेसिक लॉ ऑफ नेचर। मतलब नेचर का जो भी बेसिक लॉ है, जो भी साइंटिस्टों के द्वारा किसी भी नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड जो भी लॉ दिए गए हैं, जो भी थ्योरीज दी गई है, उनका यूज करके हम उन नेचुरल फिनोमेना की कंप्लीटली स्टडी फिजिक्स के अंदर करेंगे। यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड बेसिक लॉ ऑफ नेचर। दैट मीन्स फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल वर्ल्ड और नेचर का जो बेसिक लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप, यहाँ पे जो वर्ड है स्कोप, स्कोप का मतलब होता है पहुंच। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फिजिक्स की पहुंच का मतलब है फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है जिसे हम 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स जिसे मैक्रोस्कोपिक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स जिसे माइक्रोस्कोपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो भी थ्योरीज 1900 के पहले आई, बिफोर 1900, इसके पहले जितनी भी थ्योरी आई वो सारी किसमें आती, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। और इसे मैक्रोस्कोपिक क्यों कहा गया। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज, मैक्रो मतलब होता है यहाँ पे लार्ज। तो यहाँ पे ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत लार्ज हो, जिसे हम देख सकते, बहुत लार्ज भी रहेगी और जिसे हम देख सकते हैं निकट आई से, वो सारी किसमें आएगी, मैक्रोस्कोपिक में आएगी। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स जो भी 1900 के बाद, तो आफ्टर 1900 के बाद जितनी भी थ्योरीज आई फिजिक्स से रिलेटेड और जितने भी लॉ आए उसे एक नई ब्रांच के अंदर रखा गया जिसे नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रो यहाँ पे जो वर्ड है माइक्रो मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। ऐसी चीजों के बारे में हमको इसमें स्टडी करना है जिसे हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल, उनका नेचर, ये सारी चीजें हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है। तो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स 11th क्लास में पढ़ना है। फिर है थर्मोडायनेमिक, ये भी 11th क्लास में आपको पढ़ना है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ऑप्टिक्स क्लास 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। तो यहाँ पे मैं सारे टॉपिक या सारे चैप्टर के नाम आपको नहीं बताऊंगा, केवल ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसके अंदर हमको किस चीजों के बारे में स्टडी करना है।
तो जो मैकेनिक्स है इसमें हमको पढ़ना है मोशन के बारे में, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, सारे फोर्सेस जितने भी है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स की। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि जितने भी मोशन हो रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन जो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं, हमारी नेक डाई से देख सकते हैं, इसलिए इसे हमें माइक्रोस्कोपिक कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर। इसके अलावा हीट इंजन के बारे में पढ़ना है, हीट इंजन। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको थर्मोडायनेमिक में कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको 12th क्लास में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज पता होगा आपको, लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे कूलम्स लॉ आपने पढ़े होंगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। कूलम्स लॉ, एसी करंट, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है, एसी करंट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ लॉस के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर होंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। मेन स्टडी यहाँ पर लाइट के बारे में करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप, ये सारी चीजें हमको ऑप्टिक्स के अंदर कवर करना है। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच होती है क्वांटम फिजिक्स। यहाँ पे जो क्वांटम फिजिक्स है इसके अंदर आपको एटम के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स, नेचर ऑफ प्रोटॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमी कंडक्टर फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आई। तो इस तरीके से आपको 11th-12th क्लास में फिजिक्स के अंदर ये सारी ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। इसमें हम 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिनका यूज हम फिजिक्स में स्टडी करने के लिए करते हैं। फिजिक्स में 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन एंड सेकेंड प्रिंसिपल होता है रिडक्शनिज्म। दोनों जो प्रिंसिपल है उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में किसी भी
चीज की स्टडी करने के लिए, किसी भी थ्योरीज की स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिफिकेशन के बारे में कि यूनिफिकेशन की क्या मीनिंग होती है। यूनिफिकेशन जो प्रिंसिपल है इसमें इसका हम यूज करते हैं टू स्टडी वेरियस फिनोमिना with the help of few law। मतलब यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना, यहाँ पे जो फिनोमिना है नेचुरल फिनोमिना की बात हो रही है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम लॉ का यूज किया जाता है बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जांपल इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसमें फार्मूला दिया गया था न्यूटन के द्वारा, F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है। ये फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे मैंने इस डस्टर को फ्रीली छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, तो इस फिनोमिना को, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, इस नेचुरल फिनोमिना को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट का रिवॉल्यूशन, ये भी कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को किसी भी एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करने का जो प्रिंसिपल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकेंड एग्जांपल मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन दी थी, 4 इक्वेशन दी थी इन्होंने। इन 4 इक्वेशन का यूज करके पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाने थे स्कोप ऑफ फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जितने भी टॉपिक कवर होते हैं वो सब मैक्सवेल की 4 इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। जैसे जो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी, इससे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन किया गया। मैक्सवेल ने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केवल अपनी सिंगल 1 इक्वेशन से, जो उन्होंने पहली इक्वेशन दी थी, उससे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन उन्होंने दिया, इससे कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक को एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड इक्वेशन उन्होंने दिया था, थर्ड इक्वेशन से उन्होंने पूरी मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर दिया। और जो फोर्थ इक्वेशन उन्होंने दिया था, उससे उन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल देखा। तब जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था, 4 इक्वेशन, इन 4 इक्वेशन का यूज करके पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
जो वर्ड आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो चार्ज रेस्ट में हो। स्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है रेस्ट, ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में हो। उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक देखे, तो इलेक्ट्रोडायनामिक में ऐसे चार्ज की बात करेंगे जो कि मोशन कर रहा हो। इसके बाद मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, या मैग्नेट का जो नेचर होता है, वो सारी चीजें मैक्सवेल ने अपनी थर्ड इक्वेशन से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद लास्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर जो वेव जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे भी मैक्सवेल ने अपनी चौथी इक्वेशन से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन प्रिंसिपल फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म जो प्रिंसिपल है उसका यूज हम फिजिक्स में किसी भी लार्ज बॉडी की स्टडी करने के लिए करते हैं, किसी भी लार्ज सिस्टम की स्टडी करने के लिए करते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हो, जिसके बहुत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट हो या अलग अलग पार्टिकल हो, उनकी स्टडी सारे जितने भी पार्ट है उसमें उन सारे पार्ट की सेपरेटली स्टडी इस प्रिंसिपल का यूज करके की जाती है। तो हम ये यदि इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रिंसिपल विच इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम। किसी भी लार्ज सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम रिडक्शनिज्म प्रिंसिपल का यूज करते हैं, और जब किसी भी लार्ज सिस्टम की स्टडी की जाती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट की स्टडी की जाती है। हर एक पार्ट और हर एक पार्टिकल की स्टडी की जाती है, ताकि हमको उस सिस्टम से रिलेटेड, उस सिस्टम में जो भी पार्ट यूज किए गए हैं, जो भी पार्टिकल यूज किए गए हैं, उनकी हर एक जानकारी हमको मिल जाए। जब जो कि वर्ड है यहाँ पर रिडक्शनिज्म में जो रिडक्शन है, रिडक्शन की मीनिंग क्या होती है? रिड्यूस करना। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसे रिड्यूस कर देना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की पूरी यदि हम स्टडी करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए उसके हर एक पार्ट को अलग अलग कर दिया जाता है। जितने भी पार्ट उसमें हो, जितने भी पार्टिकल हो जिससे वो मिलकर बना हुआ है, और स्टडी करने के बाद उसका कुछ एडवांटेज भी होता है। मतलब जो हमारे पास रिडक्शनिज्म का प्रिंसिपल है, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हर एक पार्ट की स्टडी कर ले तो उसी की तरीके का दूसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम बना सकते हैं, और शायद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम बनाए वो उस पहले वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम से ज्यादा बेहतर हो। तो रिडक्शनिज्म प्रिंसिपल जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में। यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो मान लेते हैं हमारे पास जनरेटर है, तो जनरेटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम सेपरेटली, यदि हम रिडक्शनिज्म प्रिंसिपल का यूज करके स्टडी करें तो इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मेचर कॉइल, ब्रशेस, मैग्नेट। इसमें हम हर एक पार्ट के बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे और सारे पार्ट को अच्छे से समझेंगे, और फिर उसके बाद इन की स्टडी करने के बाद हमको जो भी हम इससे जानेंगे, जो भी कंसेप्ट हमको पता चलेगा, उस कंसेप्ट का यूज हम दूसरा जनरेटर बनाने में कर सकते हैं। तो ये रिडक्शनिज्म का एक एडवांटेज होता है। और जो पहला वाला जनरेटर है
उसमें जो भी ड्रॉबैक रहेगा, ड्रॉबैक मीन्स कि जो भी उसकी कमियां रहेगी उसको दूर किया जा सकता है। इसके आगे की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स और जो बाकी ब्रांचेस होती है साइंस की, उनके बीच में क्या कनेक्शन होता है उसके बारे में